आइए आइए, नमस्कार। आपको भी नया साल मुबारक हो। भी बहुत मुबारक हो, नया साल की शुभकामनाएं। चलिए, तो नया साल था इसलिए मैंने कहा चलो नए साल में नया कुछ लिखा जाए। तो डिफाइन योर डेस्टिनी ऑन द dawn ऑफ न्यू ईयर with the demarcated dedication and devotion. नहीं ठीक। तो dawn का मतलब नए साल की सुबह। तो नए साल की सुबह में अपने के लिए कुछ नया लक्ष्य निर्धारित करिए। किस आधार पर? डिमार्केटेड डिवोशन एंड डेडिकेशन, यानी अपने नए समर्पण और लगन के साथ, नए समर्पण और लगन के साथ नए साल में नए लक्ष्य का निर्धारण करना। नए समर्पण और लगन के साथ नए साल में नए लक्ष्य का निर्धारण करना। तो आज आप सोचिए कि मुझे क्या करना है, 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल बाद कहाँ रहना है। तो उसी के साथ समर्पण और लगन भी चलेगा। ऐसा नहीं केवल सोच लेने से कुछ हो जाता है, बट सोचना भी जरूरी है। सोचेंगे तभी आप करेंगे, नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए सोच जरूरी है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। पहले यही आता है कि क्या करना है, फिर कैसे करना है, और चलिए क्यों करना वो भी आता है कि भाई जीवन में कुछ ऊपर बढ़ना है तो करना भी है। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि आप पहले सोचिए कि मुझे क्या बनना है, क्यों बनना है, और फिर कैसे बनना है। तो कैसे के लिए तो एक समर्पण तो होता ही होना चाहिए, लगन होना चाहिए, आपके अंदर वो धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कि एक दिन पढ़ लिया 8 घंटे तो हफ्ते भर फिर आराम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, बट कंटिन्यूटी बनाइए। अगर 2 घंटे जिस समय पढ़ रहे हैं तो डेली 2 घंटे पढ़िए, नो डिस्टर्बेंस। तो वो कंटिन्यूटी अगर है तो सफलता तो जरूर मिलेगी, वो ना। तो वो जरूरी है कि आप उसको बनाए रखें। तो संकल्प से सिद्धि तक, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी अक्सर कहा करते हैं कि संकल्प से सिद्धि तक, तो संकल्प और सिद्धि के बीच में साधना आती है। तो पहले अपना संकल्प करिए, फिर साधना में लग जाइए, तो सिद्धि अवश्य मिलेगी। तो संकल्प से साधना के बीच, संकल्प से सिद्धि के बीच में साधना भी है। जब आप प्रॉपर साधना करेंगे तो मिलेगा ही। चलिए अब हम अपने रूटीन पे आते हैं। तो हम कहाँ पे थे? कलर डायनेमिक्स शुरू किया था हमने पिछले में। तो कलर डायनेमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेज है, ये हमने डिस्कस किया था। और कलर डायनेमिक्स में मैंने आपको बताया था जो कलर का, कि बेसिक कलर यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कलर, रेड, ब्लू और येलो, ये 3 हैं प्राइमरी कलर। और इनके कॉम्बिनेशन से जो 3 बनते हैं, जैसे ब्लू और से वायलेट बनता है, और इससे ऑरेंज बनता है, और एक ग्रीन, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कलर या द्वितीयक कलर। अब इनको मिला दें तो फिर एक कलर बनेगा यहां ग्रे, ब्राउन एंड पर्पल। इसके बाद इसका अलग, जैसे इसको और ब्लू और वायलेट को मिला दे तो एक बनता है कोई कलर कॉम्बिनेशन, अब उसका भी नाम होगा, वो देख लेंगे आप। इसी तरह से अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन है, सैकड़ों तरह के शेड आप देखते हैं बनते हैं। तो अलग अलग शेड इसी, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये 3 मेन होते हैं, यानी प्राथमिक कलर, द्वितीयक कलर
और तृतीयक कलर। तो ये है मूल कलर जिसे हम कहते हैं कि ये प्राइमरी मूल कलर होते हैं, रेड, ब्लू और येलो। इनके कॉम्बिनेशन से फिर सेकेंडरी, टर्शियरी और फिर आगे के जो शेड्स बनते हैं अलग डिफरेंट कलर्स के, कोई लाइट कोई डार्क, लाइट शेड डार्क शेड, किसी एक कलर का ज़्यादा किसी एक कलर का कम होने से फिर वो बढ़ता जाता है। तो ये तो कलर कॉम्बिनेशन हो गया। अब मैंने ये बोला था आपसे उस दिन होमवर्क हो, तो आपने किया नहीं होगा। किए? चलिए। पार्टी थी, कोई बात नहीं, पार्टी भी जरूरी है। चलो कोई देख लेना। ठीक है। नहीं, मैंने देखा था ग्रीन भी एक दो जगह है, मैंने खुद नेट पे देखा था, बट मैक्सिमम जगह येलो है, मैक्सिमम जगह येलो, लेकिन एक दो जगह ग्रीन भी है। हाँ उसमें है, सही कह रहे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है, बट बेसिक तीन यही है। ग्रीन बनाया जा, हाँ ग्रीन बनाया जा सकता, क्योंकि जो जो बेसिक कलर है वो वो मिक्स करके नहीं बनते हैं, वो ओरिजिनल कलर है, उनको मिक्स करके आप दूसरा बना सकते हो। तो इसलिए उसको, इसीलिए येलो को ज्यादातर येलो को ही जो बेसिक यानी मूल कलर में मानते हैं। अब हम आते हैं कि जो इफेक्टिवनेस, डिपेंडिंग ऑन प्रभावशीलता, डिपेंडिंग ऑन द इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस के आधार पर यानी प्रभावशीलता के आधार पर भी कलर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला है, जैसे पहला जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल और काम, CALM, काम कलर, और दूसरा है वार्म और ब्राइट कलर। तो रंगों की प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस के आधार पर रंगों को दो भागों में बांटा जाता है। तो पहला है स्वाभाविक या शांति, स्वाभाविक और शांतिमय कलर, स्वाभाविक या शांतिमय कलर, और दूसरा है वार्म या ब्राइट, चमकीला या गर्मजोशी युक्त कलर, चमकीला या गर्मजोशी युक्त कलर। तो इसमें ब्लू, ग्रीन, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आएंगे, ब्लू, ग्रीन और वायलेट। वायलेट ये पहली कैटेगरी में आते हैं, यानी ये वार्म या कूल कलर कहलाते हैं। सॉरी, ये न्यूट्रल या कूल या काम कलर कहलाते हैं। ये न्यूट्रल या काम कलर यानी नीला, हरा और वायलेट, बैगनी, इस कलर को काम कलर। तो काम कलर इन्हें इसलिए कहते हैं कि ये, हाँ, काम कलर का मतलब ये हुआ, काम या न्यूट्रल कलर मतलब इट रिफ्लेक्ट ए सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सॉवर्निटी, यानी एक आपको सौम्यता का इससे बोध होता है, रिफ्लेक्ट्स डिसेंसी, सौम्यता और शालीनता का इन कलर से बोध होता है। जहां भी एक कलर होते हैं तो वहां पर सौम्यता, और दूसरा इसके अंदर रेड, येलो एंड ऑरेंज, रेड, येलो और ऑरेंज इसमें आते हैं, यानी जहां एक
चमकीलापन, वार्मनेस, एक जोशीला या कुछ आपको बोध हो। वार्म एंड अट्रैक्टिवनेस, वार्म एंड अट्रैक्टिवनेस का जहां बोध होता है तो यानी कुछ देखने में कुछ आकर्षक लगे, कुछ चमकीला लगे, मन के अंदर जो है जोशीला भाव उत्पन्न हो उन कलर को देख के, तो उन्हें हम कहते हैं वार्म और ब्राइट कलर। इसमें रेड, येलो और ऑरेंज आते हैं। आप रिफ्लेक्ट होगा, अच्छा एल छूट गया, सॉरी, REFLECT, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट यानी प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब इस कलर में द प्रोमिनेंसी ऑफ, मिटा दो इसको, द प्रोमिनेंसी ऑफ स्पेसिफिक कलर prominency of specific prominency of any color, prominency of any color, prominency of any color, prominency of any, sorry, सेंटेंस गलत हो रहा था। The prominency of prominency of any, the prominency of any specific color in color combination, in color combination, the prominency of any specific color in color combination depends on the presence of cool or warm color. The prominency of any specific color in color combination depends on the presence of cool, यार इसे काम भी कह सकते हैं, CALM, मैंने वो काम लिखा है ऊपर, कूल और वार्म कलर। तो रंगों के मिश्रण में, इसकी हिंदी आप लिख लें, रंगों के मिश्रण में किसी एक रंग की प्राथमिकता, रंगों के मिश्रण में किसी एक रंग की प्राथमिकता, किसी एक रंग की प्राथमिकता, उसमें उपस्थित स्वाभाविक या आकर्षक, उसमें उपस्थित स्वाभाविक या आकर्षक रंगों के अनुपात पर निर्भर करती है, रंगों के अनुपात पर निर्भर करती है। यानी किसी कलर कॉम्बिनेशन में अगर ब्लू और ग्रीन कलर यानी जो कूल कलर हैं वो रेड और येलो कलर से ज्यादा है, कोई कॉम्बिनेशन है जहां ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं, तो उसमें अगर ब्लू का कॉम्बिनेशन ज्यादा है तो फाइनल इफेक्ट जो उसका होगा वो कूल कलर होगा। लेकिन उसी कॉम्बिनेशन में अगर रेड का परसेंटेज ज्यादा है, रेड का परसेंटेज अगर ब्लू से ज्यादा हो गया तो वो वार्म कलर हो जाएगा।
तो एक कलर, इसलिए कलर किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में किस रंग की प्राथमिकता होगी, किस वरीयता होगी, वो डिपेंड करता है कि उसका उस कलर कॉम्बिनेशन में अनुपात कितना है। जैसे ग्रे कलर है, ग्रे है, ग्रे, जैसे ग्रे कलर है। अब ग्रे कलर में जनरली ब्राउन कलर की, ब्राउन और ये वायलेट और ग्रीन से मिलके बनता है। ग्रे कलर वायलेट और ग्रीन से, सेकेंडरी कलर है, वायलेट और ग्रीन से मिलके बनता है। और वायलेट में ब्लू होता है, यानी अगर ग्रे में ब्लू का परसेंटेज, जनरली ग्रे में ब्लू का परसेंटेज ज्यादा होता है, इसलिए ये कूल कलर के कैटेगरी में आ जाता है। तो जितने भी ग्रे कलर हैं ये कूल कैटेगरी, कूल कलर की कैटेगरी में आता है। लेकिन वहीं पे अगर पर्पल कलर है, जो पर्पल कलर है वो ऑरेंज और पर्पल कलर ऑरेंज और वायलेट से मिलके बनता है। अब इसमें वायलेट कलर यानी रेड का कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है, इसमें रेड का कॉम्बिनेशन यानी रेड कलर की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये अट्रैक्टिव या वार्म कलर कहा जाता है इसको। तो जिसका परसेंटेज जिस कलर में ज्यादा होगा वही कलर की प्रोमिनेंसी होती है। इसी के आधार पर लाइट कलर जैसे लाइट येलो, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, तो उसका परसेंटेज उसी जितना जैसे जैसे वो कम होता जाता है वो लाइट कलर होता जाता है। तो लाइट जो शेड आते हैं डिफरेंट, इस बेस पे बनाए जाते हैं। इसी तरह से लाइट रिफ्लेक्टिंग एंड लाइट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कलर। लाइट रिफ्लेक्टिंग एंड लाइट एब्जॉर्बिंग। लाइट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी यानी जो प्रकाश को परावर्तित कर दे, शोषित न करे, बल्कि उस पर, उस कलर पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित हो जाए, यानी व्हाइट कलर। व्हाइट कलर सफेद कलर का 100% रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी होता है, जबकि ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर 100% एब्जॉर्बिंग यानी शोषित कर लेता है। तो ये भी प्रॉपर्टी है कलर की कि वो कितना लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कितना लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। व्हाइट लाइट 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ भी अपने अंदर शोषित नहीं करता है, जबकि ब्लैक लाइट पूर्णतया 100% शोषित कर लेता है। और जो दूसरे कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं उसी परसेंटेज में वो उसको, जैसे लाइट येलो है, जिसे पेल येलो कहते हैं, जैसे येलो कलर्स में जो दीवारें में पेंट की जाती हैं, इसका 60 to 70% रिफ्लेक्टिंग पावर होता है। दीवारों को जो पेंट किया जाता है और लाइट येलो कलर्स में, जनरली आप देखेंगे दीवारों को लाइट येलो और पेंट कलर्स में पेंट किया जाता है, तो उसका रिफ्लेक्टिंग पावर यानी लाइट येलो, यार जिसे हम पेल येलो कहते हैं, इसका रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी जो होती है 60 to 70%, यानी ये 30% एब्जॉर्ब करेगी और ये 60 to 70% को रिफ्लेक्ट करता है। ग्रे कलर का 60 to 70%, 60 to 70% रिफ्लेक्ट कर देगा और 30% को ऑब्जॉर्व कर लेता है। और इसी तरह से ग्रे और ओलिव ग्रे यानी बादामी, जो ग्रीन या बादामी जो कत्था है, कत्थई हरा जिसे कहते हैं, तो वो 20 to 40% होता है ओलिव ग्रे। ओलिव ग्रे का 20 to 40% रिफ्लेक्टिंग, लाइट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी, यानी इतने को रिफ्लेक्ट करेगा और रेस्ट को ऑब्जर्व कर लेता है।
ठीक है, तो लाइट हो गया ये। अब लाइट ब्लू, जनरली लाइट ब्लू, लाइट रेड एंड लाइट पर्पल, इन तीनों कलर को हम कहते हैं अवेकनिंग कलर। यानी कोई सिग्नल या संकेत देना हो या दूर से देखना हो, तो जैसे व्हाइट कलर हुआ, 20-30 लोगों का क्लास अगर पीछे से बैठे हैं तो जनरली लाइट ब्लू, लाइट रेड या लाइट पर्पल कलर्स की चाक को यूज किया जाता है। ग्रे या डार्क ब्लू अब यूज करेंगे तो पीछे तक दिखाई नहीं देता है, चमकीला तो होगा बट दिखाई नहीं देगा दूर तक। तो दूर तक दिखाई दे, जनरली आप देखेंगे जो गैंगवेज एंड एलिफेंट होते हैं येलो कलर से होते हैं। दूर से कोई सिग्नल देखना हो तो, कोई संकेत देना हो तो येलो कलर्स का यूज करते हैं। तो इसलिए इनको हम अवेकनिंग कलर कहते हैं। दीज आर नोन एज, ये कभी आपके उसमें ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं ये कलर्स क्या होते हैं। और कभी कभी एक बार आया था कोई कि डार्क ब्लू कलर, क्या डार्क ब्लू कलर चाक यूज कर सकते हैं क्लास में, तो नहीं यूज कर सकते हैं। तो डार्क कलर की चाक हाँ कोई डायग्राम आप बना रहे हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मल राइटिंग के लिए वो नहीं यूज होता है। कोई आप जैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए मशीन बना रहे हैं तो ठीक है, उसमें डार्क रेड, डार्क येलो, डार्क ब्लू, ऑरेंज, पर्पल सब यूज किए, अलग अलग कलर, वो चलेगा। बट नॉर्मल डिस्कशंस के लिए वो कलर्स यूज नहीं होते, ठीक है। ये जो अट्रैक्टिव कलर्स हैं, जैसे रेड हो गया, येलो हो गए, डार्क रेड, डार्क येलो, डार्क पर्पल या डार्क ऑरेंज, अट्रैक्टिव कलर्स। कभी आपने देखा है कि कोई किसी वर्कशॉप को रेड कलर में पेंट किया गया हो? क्यों? हाँ, वाल पे ही ध्यान टिका रहेगा। तो क्यों येलो में रहेगा तो नहीं ध्यान टिका रहेगा? रेड कलर भी ऑब्जर्व करता है बट कम करता है उसे, बट रेड कलर भी करता है। रेड का भी 30% के आसपास तो होता ही है रेड का भी। तो ये जो अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, चाहे वो रेड हो, ऑरेंज हो, पर्पल हो, जितने भी अट्रैक्टिव कलर्स हैं, जहां आपको ज्यादा समय तक काम करना है वहां अगर आप अट्रैक्टिव कलर से पेंट करते हैं तो इनिशियली तो अच्छा लगता है, कुछ समय के लिए तो वो ठीक है, कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा है एटमॉस्फेयर, लेकिन जब उसमें आप ज्यादा समय के लिए आप कार्य करते हैं, देन इट क्रिएट ए टेंशन ऑन योर माइंड। आपका कामनेस एंड कूलनेस ऑफ द माइंड चला जाता है। हमेशा एक उसे हम कहते हैं एंजाइटी, एक एंजाइटी बनी रहती है, और इट इज नॉट फॉर द लॉन्ग पीरियड। इसलिए आप देखें जहां आप, जैसे यही है या क्लासरूम है, वर्कशॉप है, ऐसे जगहों पर इन कलर्स को हम पेंट नहीं करते। अट्रैक्टिव कलर्स कहां पेंट किया जाता है? इंट्रेंस हो, गैलरी हो, बालकनी हो, पोर्टिको हो, कोई डाइनिंग हॉल है, रिक्रिएशन रूम है, तो इन जगहों पर पेंट किया जा सकता है। या इन जगहों पर जैसे वर्कशॉप आपका है तो कहीं कहीं राउंड गोला बना के रेड से पेंट करके कोई आप सेफ्टी स्लोगन लिख सकते हैं, पूरा नहीं, या कोई सेफ्टी का संकेत है, या कोई आपने डिस्प्ले बोर्ड टांग रखा है, या कोई वार्निंग बोर्ड्स लगा है वर्कशॉप में, तो वो वार्निंग बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड या फिर मोटिवेशनल मैसेज या फिर कोई सेफ्टी के स्लोगन्स, उसके लिए उतने जगह को आप अट्रैक्टिव कलर्स में पेंट कर सकते हैं। जो भी अट्रैक्टिव कलर है, रेड है, डार्क ब्लू है, या पर्पल है, ऑरेंज है, जिसमें चाहें आप, बट नॉट द कंप्लीट एरिया, बट नॉट द कंप्लीट एरिया, ठीक है। ये भी आता है कि डार्क कलर अगर इंस्टीट्यूट में है तो कहाँ पे पेंट किया जा सकता है? वर्कशॉप में, क्लासरूम में, पोर्टिको में, गैलरी में, तो कहाँ पे पेंट किया जा सकता है? तो कभी कभी आ सकता है, इसलिए। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ जो इंस्टीट्यूट के वॉल्स, एसेसरीज, मशीनरीज
कैसे पेंट किए जाते हैं, किस कलर से पेंट किए जाते हैं। तो एक छोटा सा उसमें जैसे है सीलिंग एंड अपर वॉल। तो छत और अपर वॉल जो है इट शुड बी पेंटेड विथ व्हाइट कलर। ये सफेद कलर से पेंट किया जाता है क्योंकि इट रिफ्लेक्ट द लाइट डाउनवर्ड। It reflects the light downward and space is filled with light. It makes visibility clear. It make visibility clear and generate feeling of spaciousness तो जो आपका छत होता है और छत के साथ जो ऊपर तक यानी ह्यूमन हाइट से जो ऊपर हो, नॉर्मल 6 फीट या 6.5 फीट से जो ऊपर होता है उस एरिया को व्हाइट कलर से पेंट किया जाता है। इसको लिखना है इट रिफ्लेक्ट द लाइट, मतलब ये लिख ले कि छत ही बोलेंगे ना, छत और ऊपर की दीवार को सफेद रंग से रंगा जाता है। छत और ऊपर की दीवार को सफेद रंग से रंगा जाता है जिससे यह प्रकाश को नीचे परावर्तित कर देता है, और संपूर्ण स्थान नीचे परावर्तित कर देता है, जिससे संपूर्ण स्थान प्रकाशमय हो जाता है। इससे अधिक जगह होने का भास होता है। लगता है कि बहुत जगह स्पेसियस है। इससे अधिक जगह होने का भास होता है कि जगह बहुत है। ठीक है, हो गया, मिटा दें इसको। दूसरा फ्लोर एंड वॉल। तो wall up to the height of a person painted with pale or light yellow color.
टू अवॉइड ग्लेरिंग ऑन आइड, टू अवॉइड ग्लेरिंग ऑन आइज। अगर यहां तक आप व्हाइट पेंट कर देंगे तो सब प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो आंखों पे चमक आएगी। इसलिए हम 60-70% जैसा मैंने बताया कि ये 30% लाइट को ये लाइट येलो कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दीवाल व्यक्ति के ऊंचाई तक, दीवाल व्यक्ति की ऊंचाई तक हल्के पीले कलर से रंगा जाता है। दीवाल व्यक्ति की ऊंचाई तक हल्के पीले कलर से रंगा जाता है, जिससे आंखों पर अधिक तनाव न उत्पन्न हो, जिससे आंखों पर अधिक तनाव न उत्पन्न हो और प्रकाश का एक समान वितरण हो, और प्रकाश का एक समान वितरण हो। सामान नहीं एक समान वितरण हो, प्रकाश का एक समान वितरण हो। अब उससे नीचे यानी फ्लोर शुड बी पेंटेड विद डार्क कलर, फ्लोर शुड बी पेंटेड विथ डार्क कलर। ब्लैक से तो नहीं करते हैं, बट थोड़ा डार्क होता है। आप ग्रेनाइट या वो भी देखिए, भी ग्रे कलर है। तो जो फर्श होता है उसे अधिकांशतः गाढ़े कलर से पेंट करते हैं। फर्श को ज्यादातर गाढ़े कलर से या गाढ़े रंग से रंगते हैं। फर्श को अधिकतर गाढ़े रंग से रंगते हैं। फर्श को अधिकतर गाढ़े रंग से रंगते हैं। क्यों? ये तो पता ही है आपको। नहीं तो फिर अगर आप व्हाइट कर देंगे तो सब प्रकाश को परावर्त कर देगा, तो फिर आंखों पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो लाइट फ्लोर पे जाए उसको एब्जॉर्ब कर ले, तो जो भी लाइट फ्लोर पे जाए उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो थोड़ा गाढ़ा कलर होता है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए, टूल्स एंड इक्विपमेंट, मशीन एंड इक्विपमेंट्स। हाँ, ये अगला पॉइंट, मशीन एंड इक्विपमेंट। मशीन एंड इक्विपमेंट्स, इट शुड बी पेंटेड with gray or olive gray, having 20 to 40% reflecting capacity, light reflecting capacity. इसके लिए एक स्टैंडर्ड भी है। कलर स्टैंडर्ड फॉर द टूल्स, इंडियन कलर स्टैंडर्ड फॉर द मशीन एंड टूल्स। एक आप नेट पे जाके सर्च करें, डालें इंडियन कलर स्टैंडर्ड फॉर मशीन एंड टूल्स, तो उसमें आपको ओलिव ग्रे या लाइट ग्रीन या लाइट ग्रे कलर्स मशीन जनरली आप देखेंगे इसी कलर में पेंट होती है। हाँ, लाइट ग्रीन भी होता है, येलो नहीं होता, येलो गार्ड होता है। जो मशीन पेंट होगी वो जनरली ग्रे, ओलिव ग्रीन या लाइट ग्रीन, ये 3 कलर्स रिकमेंडेड है। वो तो है। एंड
गार्ड्स, इससे मशीन के जो गार्ड्स होते हैं वो येलो कलर, क्योंकि दूर से दिखाई दें। हाँ, सेफ्टी गार्ड, सेफ्टी गार्ड्स आर पेंटेड विथ, सेफ्टी गार्ड्स आर पेंटेड विथ येलो कलर। सेफ्टी गार्ड्स आर पेंटेड विथ येलो कलर। तो इसको हिंदी में लिखना है, हिंदी तो लिख ही लिया होगा आपने, लिखना है, बोल दूं तो मशीन लिख लें आप इसको। मशीन मैंने शायद बोल भी दिया था, मशीन को हल्के ग्रे या बादामी ग्रे, ओलिव का मतलब बादाम होता है, तो हल्का ग्रे, ग्रे का मतलब ग्रे को क्या कहते हैं, घूसर क्या बोलते हैं उसको, हल्का ग्रे ही रखिए, ग्रे ही लिख लीजिए, स्लेटी, आप ग्रे ही लिख लीजिए। हल्का ग्रे या बादामी ग्रे कलर से रंगा जाता है और गार्ड्स को पीले रंग से रंगा जाता है, और गार्ड्स को पीले रंग से रंगा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स किस रंग से रखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स should be painted with light red or purple color। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को हल्के लाल या पर्पल कलर से पेंट करते हैं। ये इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ द कलर जो है उसके अनुसार है। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को हल्के लाल या फिर पर्पल, पर्पल में नहीं, हल्का नीला, हल्का बैगनी, सॉरी हल्का बैगनी तो इसे हल्का लाल या हल्का बैगनी रंग से, बट जनरली ऑरेंज या फिर लाइट रेड से ही करते हैं, या कहीं कहीं ऑरेंज से भी करते हैं इसको, क्योंकि ऑरेंज भी तो रेड के ही कॉम्बिनेशन से बनता है, तो उसे रंग से पेंट्स करते हैं। ठीक है, हाँ अच्छा, इसको एक बार और बोल दे कि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को हल्का बैगनी या हल्के लाल रंग से रंगते हैं, हल्का बैगनी या हल्के लाल रंग से रंगते हैं। हो गया। अब लास्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि कलर डायनेमिक्स में कलर के द्वारा कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स भी दिया जाता है। सिग्नल्स आर आल्सो गिवन फ्रॉम द कलर। जैसे रेड कलर है तो रेड कलर के लिए डेंजर का ये सिग्नल है, और जो भी आपका ऑफ स्विच है, हेवी टेंशन लाइन, हेवी या हाई टेंशन लाइन जिसे कहते हैं, हेवी कर लीजिए, हाई लिख लीजिए, हाई टेंशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो ये देखेंगे इस पर एक्चुअली रेड का होता है। हाई टेंशन लाइन में आपने देखा होगा, हाई टेंशन लाइन के जो पोल्स हैं, जो पोल्स जाते हैं, पोल्स के ऊपर एक वो लगा रहता है ना ऐसे, हाँ, ऐसे करके वो बना रहता है एक बोर्ड ये रेड कलर में पेंट होके ऐसा बोर्ड लगा रहता है, हाँ, खतरा, उस पर नीचे लिखा रहेगा खतरा मतलब इसके नजदीक मत जाओ आप। हाई टेंशन, हालांकि इंसुलेटेड ऊपर होते हैं, बट बारिश वारिश में खतरा रहता है कि उसमें पोल्स में लाइट आ जाए, तो ये डेंजर्स का बोर्ड अक्सर आपको मिल जाएगा, खतरा का बोर्ड होता है।
ठीक है। और दूसरा ग्रीन, ग्रीन मीन्स सेफ वर्किंग, ऑन स्विच। तो जो जितने भी ऑन स्विच हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे मशीन का हो, चाहे कहीं भी, जो ऑन करने के ऑपरेटर्स होते हैं वो जनरली ग्रीन में होते हैं। रेड वार्निंग, हाँ इमरजेंसी में भी इसका वार्निंग यानी दे डेंजर इन वेटिंग। वार्निंग का येलो का मतलब होता है डेंजर इन वेटिंग, कि आगे खतरा हो सकता है अगर आप गए तो एक तरह से आपको ये वार्न करता है कि आप देखो और जाओ, वेट एंड सी, देखो और तब फिर जाओ। तो ये येलो सिग्नल्स होते हैं। डेंजर इन रेड लिख, अरे अरे क्या हो रहा है भाई आज येलो, सॉरी, येलो, येलो यानी वार्निंग, डेंजर इन वेटिंग आगे। तो ये कलर डायनेमिक्स है। कलर डायनेमिक्स खत्म हुआ आपका, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इसमें, नहीं तो हम आगे चलें। अगला पॉइंट हमारा है वर्कशॉप सेफ्टी। कार्यशाला सुरक्षा, वर्कशॉप में सुरक्षा किस तरह से है, जो भी कार्य कर रहे हैं वर्कशॉप में वो सुरक्षित कार्य करें, कोई ये घटना या दुर्घटना ना हो, तो इसे हम कहते हैं कार्यशाला सुरक्षा, कार्य की सुरक्षा। इसमें आप एक दो पॉइंट लिख लें। द ट्रेनीज हैज टू वर्क, ट्रेनीज हैव टू वर्क on various trainees have to work on various electrical machine running at high speed, hence they must observe the proper safety. The instructor should try to develop the safe working habit, among the trainees. The trainees had to work on various electrical, L है ये, electrical machine running at high speed, hence they must observe the proper safety. The instructor should try to develop the safe working habit among the trainees. हो गया। इसकी हिंदी लिख लें कि प्रशिक्षण के समय विद्यार्थी कार्यशाला में अनेक प्रकार की मशीन जो बिजली के द्वारा
जो बिजली के द्वारा तेज गति से चलती हैं। अनेक प्रकार की मशीन जो बिजली के द्वारा तेज गति से चलती हैं, उन पर कार्य करता है, उन पर कार्य करता है। अतः यह आवश्यक है कि वह सुरक्षा के नियमों का अवश्य ही पालन करे। अतः यह आवश्यक है कि वह सुरक्षा के नियमों का अवश्य ही पालन करे। अनुदेशक को चाहिए कि फुल स्टॉप के बाद अनुदेशक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों में सुरक्षित कार्य भावना को विकसित करें। अनुदेशक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों में सुरक्षित कार्य भावना को विकसित करे। हो गया? पैरा चेंज करके आप लिख लें, द लेआउट एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्कशॉप is the responsibility of instructor. So he should has adequate knowledge of workshop safety. Should has adequate knowledge of workshop safety, even following the safety certain accident or incident may occur in the workshop. The reason for it may be the layout and management of workshop is the responsibility of instructor. So he should has adequate knowledge of workshop safety, even following the safety. Certain accident or incident may occur in the workshop. The reason for it may be. हो गया? हिंदी में आप लिख लें। कार्यशाला का विन्यास और प्रबंधन। कार्यशाला का विन्यास और प्रबंधन अनुदेशक का दायित्व होता है। कार्यशाला का विन्यास और प्रबंधन अनुदेशक का दायित्व होता है। इसलिए कार्यशाला की सुरक्षा का उसे
इसलिए कार्यशाला की सुरक्षा का उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कार्यशाला की सुरक्षा का उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। फुल स्टॉप। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करने के बाद भी सभी सुरक्षा उपायों का पालन करने के बाद भी कार्यशाला में घटना या दुर्घटना हो सकती है। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करने के बाद भी कार्यशाला में घटना या दुर्घटना हो सकती है जो निम्न कारणों से होती है। जो निम्न कारणों से होती है। जो निम्न कारणों से होती है। तो आपने देखा होना कि कोई रेल दुर्घटना कहीं हो गई तो रेल दुर्घटना या तो पटरी की खराबी से हो सकती है या फिर ड्राइवर का मिस्टेक से हो सकती है या ओवर स्पीड या कोई डैमेज कर दिया हो या कुछ हो, ब्लास्ट हो, कुछ हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब हो जाता है तो क्या कहते हैं, रेल मिनिस्ट्री या जो रेल मंत्री वो इस्तीफा दे दें। सब लोग कहते हैं कि रेल मंत्री इस्तीफा दे दें या प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दें, क्यों रेल दुर्घटना हो गई। तो उसी तरह से कार्यशाला में अगर कोई भी घटना या दुर्घटना होती है तो जो इंस्ट्रक्टर है उसकी जिम्मेदारी पहले होती है कि भाई वो रिस्पांसिबल होता है लेआउट ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्कशॉप। तो कोई भी घटना या दुर्घटना हो सकती है, हम सभी सावधानियों का पालन करते हैं, फिर भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो किन कारणों से होती हैं, इसमें 3 मेन कारण होते हैं इसके। पहला होता है ह्यूमन एरर, मानवीय भूल के कारण या मानवीय गलतियों के कारण। तो पहला होता है मानवीय गलतियों के कारण। दूसरा होता है मशीन, ड्यू टू मशीन and other facilities। और तीसरा होता है अदर रीजन। ये 3 कारण जनरली वर्कशॉप में एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स के होते हैं। पहला तो मेन यही है कि व्यक्ति की गलतियों के कारण, चाहे वो जानबूझ के हुआ, इग्नोरेंस में हुआ या वो उसको पता ही नहीं था कि क्या करना है। ड्यू टू मशीन, और दूसरी मशीन यानी मशीनों और दूसरी सुविधाओं के कारण, सुविधाओं की कमी के कारण या ज्ञान नहीं होता है उसके कारण। एंड अदर रीजन्स, दो दूसरे रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स कर देंगे, एक्सप्लेन तो आप अपने से कर सकते हो, कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर में प्रॉपर वर्किंग नॉलेज, proper working knowledge of machine is not proper working knowledge of machine is not having, यानी मशीन को चलाने का पूर्ण ज्ञान नहीं है, फिर भी उस मशीन को चला रहा है। मशीन को चलाने का पूर्ण ज्ञान नहीं है, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज। तो मशीन को चलाने का ज्ञान नहीं है। कोई भी मशीन आप चला रहे हैं तो उसका आपको ज्ञान होना चाहिए।
जनरली आप देखें जो कटिंग मशीन होती हैं, जो कटिंग टूल्स उसमें होते हैं, अगर कटिंग टूल्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रिकल है तो फिर वो मेन सप्लाई से ज़्यादा करंट ड्रा करेगा किसी चीज़ को काटने के लिए और अल्टीमेटली उसके ब्लेड टूट जाते हैं। तो कोई भी मशीन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज उसका नहीं है और आप उसको चलाओगे तो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। मशीन तो डैमेज होगी, साथ में एक्सीडेंट और इंसिडेंट भी हो जाते हैं उससे कि उसको। दूसरा होता है केयरलेसनेस। असावधानी। मशीन पे काम करते समय आप किसी से बात कर रहे हो, सावधान नहीं हो, या मशीन चला के आप कहीं चले गए चाय पीने और मशीन में कुछ फंस गया और फिर उससे घटना या दुर्घटना हो गई, तो कुछ भी हो सकता है, केयरलेसनेस। तो तीसरा होता है फटीग। ये जनरली इंडस्ट्रीज में होता है। थकान के कारण अगर कोई ऑपरेटर 8 घंटे उसकी ड्यूटी होती है, 8 घंटे से वो ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसे मेंटल और फिजिकल दोनों फटीग होता है। और इस मेंटल और फिजिकल फटीग के कारण जितना मशीन में काम करते समय कंसंट्रेशन होना चाहिए वो नहीं होता है, तो इसके कारण भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स होते हैं। तो बट ये इंस्टीट्यूट में नहीं होता, बट इंडस्ट्रीज में होता है, जहाँ ओवर टाइम होते हैं, ज़्यादा समय तक लोग पैसों के लालच में भी काम करने लगते हैं। जनरली ओवर टाइम में डबल पेमेंट मिलता है तो लोग काम करते ही हैं, तो वहाँ चांसेस रहते हैं कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स हो जाए। लैक ऑफ फैसिलिटीज। लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। तो जो फिजिकल फैसिलिटी यानी एयर, वेंटिलेशन, कूलर्स और दूसरे कंफर्ट्स दिए जाने चाहिए, शूज, एप्रन, सेफ्टी ग्लोव्स, तो जो भी फैसिलिटीज होनी चाहिए वो फैसिलिटी पर्याप्त नहीं है। स्पेशली लाइट और वेंटिलेशन और वर्किंग कंडीशन प्रॉपर नहीं है। गर्मी के दिनों में अगर वो प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं है, जाड़े के दिनों में वार्मनेस गर्म करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर वहाँ वो जो भी ऑपरेटर्स हैं या जो भी काम करते हैं, हो सकता है कि वो असावधान हो जाए और इससे दुर्घटना हो सकती है। तो ये ह्यूमन एरर से जनरली जो कारण है, 3-4 कारण होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मशीन के क्या कारण हो सकते हैं। ड्यू टू मशीन। तो मशीन में पहला प्रॉपर मेंटेनेंस। प्रॉपर मेंटेनेंस इज नॉट कैरिड आउट। तो हर मशीन पे काम करने के लिए एक प्रॉपर मेंटेनेंस शेड्यूल होता है। तो जैसे डेली मेंटेनेंस या पीरियाडिक मेंटेनेंस या रूटीन मेंटेनेंस आप कहें, कि कोई भी व्हीकल्स को चलाने से पहले या अपनी कार या मोटरसाइकिल भी आप चलाते हैं तब भी आप चेक करते हैं, उसमें कुछ सफाई ही कर देते हैं, क्लच, गियर, ब्रेक्स देख लेते हैं कि फेल तो नहीं हो जाएगा। तो ये डेली मेंटेनेंस होता है। इसके बाद बड़ी मशीनों का पीरियाडिक मेंटेनेंस होता है कि कितने चलने के बाद, जैसे डीजल्स का है या व्हीकल्स का है, कितने घंटे के बाद फिल्टर चेंज होगा, या इतने घंटे के बाद ये मेंटेनेंस करना होगा, इतने घंटे के बाद इसकी सफाई करना है, तो पीरियाडिक मेंटेनेंस होता है। तीसरा होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये लागू में दिया रहता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का टाइम, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल में। एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी संभावनाएं हो सकती हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये घटना या दुर्घटना हो सकती है। तो ये प्रिवेंटिव, जिसे कहते हैं निवारक मरम्मत, उसका है नहीं, लेकिन आप इंश्योर कर लेते हो कि ये डेवलप नहीं हो रहा है, कहीं क्रैक नहीं हो रहा है। और आजकल उसके बाद अल्ट्रासाउंड कर देते हैं कि किसी मशीन का शाफ्ट तो क्रैक नहीं हो रहा है। तो ये सब रेलवे में भी जो बड़े बड़े वर्कशॉप हैं, देखिए वहाँ इंटरनल चेकिंग करते हैं कुछ समय के बाद। हाँ, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए होता है कि कोई मेजर ब्रेकडाउन को अवॉइड करने के लिए होता है।
कोई मेजर ब्रेकडाउन ना हो, उससे पहले ही पता चल जाता है कि हाँ ये डिफेक्टिव है, तो उसको रिमूव कर देते हैं। और चौथा मेंटेनेंस होता है करेक्टिव, यानी जब ब्रेकडाउन हो गया तो फिर आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तो वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है। तो ये 4 मेंटेनेंस होता है, बट यहाँ डेली मेंटेनेंस की बात है। प्रॉपर मेंटेनेंस का मतलब जो डेली बिफोर स्टार्टिंग द मशीन कुछ मेंटेनेंस होते हैं, जिसे हम डेली मेंटेनेंस या फिर पीरियडिकल मेंटेनेंस भी कहते हैं, या रूटीन मेंटेनेंस भी आप कह सकते हैं उसे। तो रूटीन मेंटेनेंस जब आप नहीं करते हैं तो व्हीकल ही है, व्हीकल में आपने रूटीन मेंटेनेंस नहीं, ये पता चला उसका क्लच फेल हो गया, गियर फेल हो गया, या कोई वायर टूट गया, तो जो आप देख सकते थे पहले से वो नहीं देखने से, तो उससे कुछ एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो जाते हैं। दूसरा है प्रॉपर सेफ्टी गार्ड। प्रॉपर सेफ्टी गार्ड is not put on। क्या है भाई? अच्छा, वो काम कर रहे हैं। when machine is not working। तो जब मशीन काम करने नहीं कर रही हो तो प्रॉपर सेफ्टी गार्ड जो होता है वो लगा देना चाहिए। प्रॉपर सेफ्टी गार्ड और कवर भी कुछ मशीनों पे होते हैं, तो कवर भी लगा देना। जब मशीन काम न कर रही हो तो सेफ्टी गार्ड अवश्य लगा देना चाहिए, सेफ्टी गार्ड अवश्य लगा देना चाहिए। तो जहां भी मशीन है उसका सेफ्टी गार्ड्स आप लगा के रखें जब मशीन नहीं काम कर रही हो। और तीसरा, प्लेसमेंट ऑफ मशीन। प्लेसमेंट ऑफ मशीन इन वर्कशॉप। is not as per layout। Placement of machine in the workshop is not as per layout, यानी मशीन को वर्क कार्यशाला के विन्यास के अनुसार स्थापित नहीं किया गया है। मशीन को कार्यशाला के विन्यास के अनुसार, मशीन को कार्यशाला के विन्यास के अनुसार स्थापित नहीं किया गया। मतलब जहां है मशीन को जैसे रखना चाहिए उस जगह पर वो नहीं रखी है, कहीं और रखी है, तो उससे भी। अगला पॉइंट आप लिख लें, फाउंडेशन। फाउंडेशन ऑफ हेवी मशीन is not proper। Foundation of heavy machine is not proper। तो जो भारी मशीनें होती है उसके लिए एक बेस यानी फाउंडेशन, तगड़ा सीमेंटेड फाउंडेशन बनाया जाता है, जिससे कि जब उसमें वाइब्रेशन हो तो वो उसको कंट्रोल करे। अगर वो फाउंडेशन सही नहीं तो वाइब्रेशन से फाउंडेशन भी हिलने लगता है और धीरे धीरे फाउंडेशन टूट जाता है, और जब फाउंडेशन टूट जाएगा तो फिर एक्सीडेंट या इंसिडेंट की संभावनाएं होती हैं। तो फाउंडेशन ऑफ द मशीन शुड बी प्रॉपर। अगला पॉइंट आप लिख लें, अनवांटेड आइटम स्टोर नियर मशीन। मशीन के पास अनवांटेड आइटम, जिसकी जरूरत नहीं, अनावश्यक वस्तुएं मशीन के पास चलाते समय रखी हैं। अनावश्यक वस्तुएं मशीन के पास चलाते समय रखी हैं, जिसकी जरूरत नहीं है उसको आप दूर रखें। जब मशीन आप चला रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर हो
सेफ वर्किंग हो, जैसा हमने बताया कि मशीन के चारों ओर थोड़ी जगह होनी चाहिए। तो अनावश्यक वस्तुएं मशीन के पास चलाते हुए रखी गई हैं। फ्यूज इज ऑफ नॉट प्रॉपर रेटिंग। तो प्रॉपर रेटिंग का फ्यूज नहीं होगा। जहां 5 एम्प्स का फ्यूज होना चाहिए आपने 15 एम्प्स का लगा दिया है, तो मशीन जो है हैवी करंट ड्रा करेगी और फ्यूज ब्लो भी नहीं होगा, तो उससे मशीन डैमेज हो सकती है। तो फ्यूज इज ऑफ नॉट प्रॉपर रेटिंग, यानी उचित रेटिंग का फ्यूज नहीं लगाया गया है। उचित रेटिंग का फ्यूज नहीं लगाया गया, उचित रेटिंग का फ्यूज नहीं लगाया गया। accessories of machine are not properly attached. Accessories of machines are not properly attached. Accessory मतलब जो सहायक सामान है, मशीन के साथ जो लगता है, कनेक्टिंग जो है, तो मशीन के सहायक सामान अच्छी तरह मशीन से जोड़े नहीं गए हैं। प्रेशर से वो निकल सकता है, तो एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छी तरह मशीन से जोड़े नहीं गए। सेफ्टी गार्ड्स या सेफ्टी स्विच आप लिख ले। सेफ्टी स्विच आर नॉट ऑन safety switch are not on when workshop is closed. यानी कार्यशाला को बंद करते समय सेफ्टी स्विच ऑन नहीं किया गया है। कार्यशाला को बंद करते समय क्लोज्ड, when workshop is closed. Safety switch are not on when workshop is closed. तो वर्कशॉप जब क्लोज किया गया, उसमें कुछ सेफ्टी के लाइटें होती हैं, सेफ्टी स्विच होती है, उनको ऑन करना होता है, और सब ऑफ होती हैं। अगला पॉइंट आप लिख दीजिए, प्रेशर स्विच इज नॉट ऑफ। प्रेशर स्विच इज नॉट ऑफ व्हेन नॉट इन यूज। तो कोई हाइड्रोलिक या और प्रेशर स्विच है, कोई गैस या हाइड्रोलिक कोई प्रेशर स्विच है, तो गैस या हाइड्रोलिक का कोई प्रेशर स्विच है, उसको ऑफ नहीं किया गया है जब वो यूज में नहीं है। तो प्रेशर स्विच जो उपयोग में नहीं है उसको ऑफ नहीं किया गया है। प्रेशर स्विच जो उपयोग में नहीं है उसको ऑफ नहीं किया गया है। Proper maintenance schedule is not followed. इसमें बहुत हो सकता है, गैंगवेज को ऑब्स्ट्रक्शन है, ये है, बट चलिए कुछ पॉइंट्स मशीनों के और फैसिलिटीज के साथ है। प्रॉपर मेंटेनेंस शेड्यूल नॉट फॉलोड, यानी मरम्मत की उचित कार्यसूची, मरम्मत की उचित कार्यसूची का पालन नहीं किया गया। मरम्मत की उचित कार्यसूची का पालन नहीं किया गया। ठीक है, तो ये कुछ कारण मशीनों के कारण हो सकता है
और लास्ट है अदर रीजन्स। अदर रीजन में सेफ्टी इक्विपमेंट्स आर नॉट अवेलेबल। तो जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, ग्लोव्स है, इंसुलेटेड शूज हैं, अपरन है, विंड स्क्रीन है, मतलब जहां चाहिए जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, तो सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध नहीं है। सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध नहीं है। दूसरा अनटाइडी ड्रेस, अनटाइडी और लूज ड्रेस। अब जब आप लूज ड्रेस पहनेंगे तो पॉसिबिलिटीज है कि वो चलती हुई मशीन में फंस जाए। तो लूज ड्रेस या अव्यवस्थित या ढीला ढाला का पहनावा, अव्यवस्थित या ढीला ढाला पहनावा, अव्यवस्थित या ढीला ढाला पहनावा। अनफेवरेबल वर्किंग कंडीशन, अनफेवरेबल वर्किंग कंडीशन, यानी असुरक्षित कार्य का परिवेश, असुरक्षित कार्य परिवेश, यानी सुव्यवस्था नहीं है। अब इसमें वो सब आपका आ जाता है असुरक्षित में आपका, जैसे जो मैंने पहले बताया था आपको, गुड हाउस कीपिंग है, क्लीनलीनेस है, कलर डायनेमिक्स है, तो ये सब इसके अंदर ही गति आ जाता है जितने भी है। और एक पॉइंट इसमें और लिख लें, स्टोर मैनेजमेंट इज नॉट प्रॉपर। स्टोर मैनेजमेंट इज नॉट प्रॉपर, यानी भंडारण की व्यवस्था उचित नहीं है। कोई भी सामान कहीं बिखरा पड़ा है तो भंडारण की व्यवस्था उचित नहीं है। स्टोर मैनेजमेंट इज नॉट प्रॉपर, भंडारण की व्यवस्था या भंडारण का प्रबंधन उचित नहीं है। तो ये कारण सोच सकते हैं, और भी जैसे गैंगवेज है, कलर डायनेमिक्स है, पेंटिंग है, कलर है, ये सब तो हो ही सकते हैं, बट ये मेन कारण है जिसके कारण होते हैं। अब इस कारण को हम समझ गए तो इसका निवारण भी होना चाहिए। अब सेफ्टी, तो किस तरह से आप सेफ्टी को इन्फोर्स करेंगे, हाउ टू मेंटेन द सेफ्टी इन द वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में सुरक्षा किस तरह से बनाए रखा जाए। अब हम इस पे आते हैं, कारण तो हमने जान लिया कि क्या कारण हो सकते हैं, तो उस कारण का निवारण हो जाए तो सुरक्षा ऑटोमेटिक बन जाएगी। जो भी अगर कारण आपने पहचान लिया तो डॉक्टर तो यही कहता है ना कि भाई कि पहले आप ये टेस्ट करा लो, उसके बाद हम दवा देंगे। ऐसे कौन सी दवा दे दें आपको, तो पहले कारण जानना जरूरी है। तो जब आपने कारण जान लिया तो निवारण अपने ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो फर्स्ट कारण तो उसका वही है। चलिए इसमें एक दो पॉइंट लिख लें, फिर हम क्या क्या कारण है वो सर आते हैं। द सेफ्टी कॉन्शियसनेस, द सेफ्टी कॉन्शियसनेस, द सेफ्टी कॉन्शियसनेस among the person, directly or indirectly,
directly or indirectly related with the working of workshop, related with the working of workshop, related with the working of workshop is essential to ensure accident free training session. ये बहुत जरूरी है। The safety consciousness among the person directly or indirectly related with the working of workshop is essential to ensure accident-free training session. To ensure accident-free training session. हो गया? हिंदी में आप इसको लिख लें कि कार्यशाला में दुर्घटना रहित प्रशिक्षण संपन्न करने के लिए, कार्यशाला में दुर्घटना रहित प्रशिक्षण संपन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कार्यशाला के कार्य से संबंधित है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कार्यशाला के कार्य से संबंधित है, उनमें सुरक्षा के प्रति जागरूकता अवश्य हो। यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी कार्यशाला, ट्रेनीज और टीचर तो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, बट इनडायरेक्टली और भी लोग कनेक्टेड होते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी कार्यशाला के कार्य से संबंधित है, उसमें सेफ्टी कॉन्शियसनेस होना बहुत जरूरी है। इसी में आप आगे लिख लें, दी सेफ्टी इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी and economic need of training. Hence, instructor try to impart special training on safety, to the trainees. During training session. The safety is the social responsibility and economic need of the training. Hence, instructor try to impart special training on safety
टू द ट्रेनीज ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन। हो गया। हिंदी में आप लिख ले कि सुरक्षा सुरक्षा एक सामाजिक दायित्व, सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक सामाजिक दायित्व और सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक सामाजिक दायित्व और आर्थिक आवश्यकता है। सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक सामाजिक दायित्व और आर्थिक आवश्यकता है। अतः प्रशिक्षण अवधि में सामाजिक दायित्व और आर्थिक आवश्यकता है। अतः प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशक सुरक्षा पर विद्यार्थियों को विशेष शिक्षण प्रदान करे। अनुदेशक विद्यार्थियों को सुरक्षा पर विशेष शिक्षण प्रदान करे। ठीक है। दी सेफ्टी, पैरा चेंज करके आप लिख लें, दी सेफ्टी इन वर्कशॉप कैन बी इंश्योर्ड by following means। वर्कशॉप में सुरक्षा, कार्यशाला में सुरक्षा निम्न उपायों द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। कार्यशाला में सुरक्षा निम्न उपायों द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। अब इसमें पहला आप लिख लें, एजुकेटिंग फॉर सेफ्टी। एजुकेटिंग फॉर सेफ्टी यानी सुरक्षा के लिए शिक्षण या प्रशिक्षण देना, सुरक्षा के लिए शिक्षण प्रदान करना, सुरक्षा के लिए शिक्षण प्रदान करना यानी जागरूकता एक तरह से है। नॉलेज और अवेयरनेस अबाउट सेफ्टी, नॉलेज और अवेयरनेस अबाउट सेफ्टी, ANOWLED, नॉलेज और अवेयरनेस अबाउट सेफ्टी यानी सुरक्षा के प्रति जागरूकता या ज्ञान। नॉलेज और अवेयरनेस अबाउट सेफ्टी, सुरक्षा के प्रति जागरूकता या ज्ञान, सुरक्षा के प्रति जागरूकता या ज्ञान। तीसरा, क्रिएटिंग सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, क्रिएटिंग सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, सुरक्षित परिवेश को बनाना, परिवेश को सुरक्षित बनाना, परिवेश को सुरक्षित बनाना,
परिवेश को सुरक्षित बनाना, ठीक है। और चौथा एंड लास्ट, सेफ वर्किंग, इनकलकेटिंग सेफ वर्किंग हैबिट, इनकलकेटिंग सेफ वर्किंग हैबिट। इनकलकेटिंग सेफ वर्किंग हैबिट, यानी सुरक्षित कार्य आदत को जागृत करना, सुरक्षित कार्य आदत को जागृत करना या जगाना, सुरक्षित कार्य आदत को जगाना। तो ये 4 तरीके हैं जिसके द्वारा आप वर्कशॉप में या किसी भी वर्किंग प्लेस पे, इवन दो इंडस्ट्रीज में भी आप इसके द्वारा सुरक्षा को बनाए रख सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा 1-2 पॉइंट हम इसमें डिस्कस कर लें। तो पहला है एजुकेटिंग, पहला पॉइंट, इसी का पहला पॉइंट एजुकेटिंग फॉर सेफ्टी, इसी का अभी जो जस्ट अभी मैं 4 पॉइंट लिखाया ना, इसमें पहला पॉइंट है एजुकेटिंग फॉर सेफ्टी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आप लिख लें, टेलिंग, एल है, टेलिंग और गिविंग लेक्चर telling or giving lecture on workshop safety in specifically arranged classes. Telling or giving lecture on workshop safety in specifically arranged classes, यानी सुरक्षा के ऊपर विशिष्ट कक्षा का आयोजन करके, सुरक्षा के ऊपर विशिष्ट कक्षा का आयोजन करके सुरक्षा के तथ्यों को बताना, सुरक्षा के ऊपर विशिष्ट कक्षा का आयोजन करके सुरक्षा के तथ्यों को बताना। दूसरा पॉइंट आप लिख लें, ऑर्गेनाइजिंग सेफ्टी, ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन ऑन सेफ्टी, ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन ऑन सेफ्टी, ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन और सेफ्टी। तो सेफ्टी के ऊपर यानी सुरक्षा के ऊपर प्रतियोगिता आयोजित करना, सुरक्षा के ऊपर प्रतियोगिता आयोजित करना कभी होता है तो कभी आप लोग ऑर्गेनाइज करिए या कभी भी, तो इस प्रतियोगिता में आप कुछ अवार्ड्स रखिए। अवार्ड्स किसके लिए? अवार्ड्स इस प्रतियोगिता में एक अवार्ड्स फॉर बेस्ट स्लोगन, यानी बेस्ट सेफ्टी स्लोगन, यानी, और दूसरा अवार्ड फॉर बेस्ट सेफ्टी मैसेज। तो इस तरह के अवार्ड को समय समय पर आयोजन करना चाहिए। इस तरह के कंपटीशंस, यानी पहला क्या, अवार्ड फॉर बेस्ट सेफ्टी स्लोगन, यानी सर्वोत्तम सुरक्षा वाक्य के लिए पुरस्कार, सर्वोत्तम सुरक्षा वाक्य के लिए पुरस्कार।
सर्वोत्तम सुरक्षा वाक्य के लिए पुरस्कार और दूसरा सर्वोत्तम सुरक्षा संदेश के लिए पुरस्कार। इसमें आप संदेश में कार्टून भी हो सकता है, कोई पिक्चर भी हो सकती है, कोई ड्राइंग भी हो सकती है, और इसमें तो केवल एक सेंटेंस ही होता है, स्लोगन होता है। तो सर्वोत्तम सुरक्षा संदेश के लिए पुरस्कार, सर्वोत्तम सुरक्षा संदेश, सर्वोत्तम सुरक्षा संदेश के लिए पुरस्कार। मिटा दे। चलिए तीसरा, ड्राइव और कंपेजिन ऑन एक्सीडेंट फ्री वीक, एक्सीडेंट फ्री वीक और सेफ्टी वीक। वो देखते हैं ना पुलिस वाले स्कूल या कॉलेज के बच्चों को चौराहे पर खड़े करके उनसे फिर वो कुछ गाड़ियां जाती है उनको, मतलब उनसे कंट्रोल कराते हैं कि आप हेलमेट नहीं लगाए हो या आप बात कर रहे हो मोबाइल पर। तो एक तरह से वो एक अभियान चलाते हैं, यानी एक्सीडेंट फ्री वीक, यानी सुरक्षित सप्ताह या सुरक्षित सप्ताह या सुरक्षा सप्ताह, सुरक्षित सप्ताह या सुरक्षा सप्ताह पर अभियान चलाना, सुरक्षित सप्ताह या सुरक्षा अभियान पर सुरक्षा अभियान पर सुरक्षा सप्ताह पर अभियान चलाना। हाँ, सुरक्षित सप्ताह या सुरक्षा सप्ताह पर अभियान चलाना। अरेंजिंग सेमिनार, अरेंजिंग सेमिनार फ्रॉम experts of flight safety, experts of safety, flight safety नहीं हो तो फिर flight हो जाएगा, experts of safety from different department अरेंजिंग सेमिनार फ्रॉम एक्सपर्ट, सॉरी EXPERT, पी छूट गया, एक्सपर्ट, अरेंजिंग सेमिनार फ्रॉम experts of safety from different department such as firefighting department and industrial safety department. बहुत से डिपार्टमेंट है, नेशनल सेफ्टी डिपार्टमेंट है, और नागपुर जो आपका फायर सेफ्टी का है सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो अलग अलग जहाँ भी आप हैं, यहाँ भी सेलाकुई में इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के तरफ से ऑर्गेनाइज होता है, तो इसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। तो अरेंजिंग सेमिनार फ्रॉम एक्सपर्ट्स ऑफ द सेफ्टी फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सच एज फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिपार्टमेंट। हिंदी में लिख लें कि औद्योगिक सुरक्षा या अग्निशमन विभाग के विशेषज्ञों को आमंत्रित करके सुरक्षा के ऊपर
सेमिनार का आयोजन करना, सेमिनार ही लिख लें, सुरक्षा के ऊपर सेमिनार का आयोजन करना, सुरक्षा के ऊपर सेमिनार का आयोजन करना। हो गया, सुरक्षा के ऊपर सेमिनार का आयोजन करना। आगे सोइंग, सोइंग, हाँ कुछ रह गया, हाँ इसी का नेक्स्ट पॉइंट, इसी का नेक्स्ट पॉइंट, शोइंग स्लाइड्स, शोइंग स्लाइड्स और वीडियोस, वीडियोस ऑन सेफ्टी, showing slides or video on safety as part of training schedule, as part of training schedules, यानी सुरक्षा के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर प्रशिक्षण के अंतर्गत, सुरक्षा के ऊपर प्रशिक्षण के अंतर्गत स्लाइड या वीडियो दिखाना, सुरक्षा के अंतर्गत, सुरक्षा के ऊपर प्रशिक्षण के अंतर्गत स्लाइड या वीडियो दिखाना। ठीक है, अगला पॉइंट आप सुनिए, अरेंजिंग स्पेशल क्लास, अरेंजिंग स्पेशल क्लास टू इम्पार्ट, अरेंजिंग स्पेशल क्लास टू इम्पार्ट, यानी विशेष कक्षा का आयोजन निम्न के लिए करना, विशेष कक्षा का आयोजन निम्न के लिए करना, विशेष कक्षा का आयोजन निम्न के लिए करना। अब इसमें आप ए लिख लें, एडमिनिस्टरिंग, एडमिनिस्टरिंग फर्स्ट एड, एडमिनिस्टरिंग फर्स्ट एड। दूसरा, ऑपरेटिंग फायर एक्सटिंग्विशर, तो विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाता किसके लिए? एडमिनिस्टरिंग फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक उपचार देने की प्रक्रिया को बताना। बताना तो ऊपर आपने लिखा है, कक्षा का आयोजन करना, तो प्राथमिक उपचार देने की प्रक्रिया को बताने के लिए कक्षा का आयोजन किया जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स तो रखा है, लेकिन कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट हो गया तो तुरंत कैसे आप देंगे वो भी तो जानना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार देने की प्रक्रिया को बताना, और उसी तरह से अग्निशमन यंत्र को चलाने, अग्निशमन यंत्र को चलाने की प्रक्रिया को बताना, अग्निशमन यंत्र को चलाने की प्रक्रिया को बताना कि अग्निशमन यंत्र तो पता है, लेकिन कैसे उसको चलाना है ये भी तो आना चाहिए। उसके लिए ड्रिल तो होता है, यहां भी होता है, कभी कभी आपको होता ही है। अगला पॉइंट आप लिख लें, डिस्प्लेइंग, डिस्प्लेइंग चार्ट, पोस्टर, slogans and messages on safety, and messages on safety at appropriate place, at appropriate place around the workshop,
displaying charts, posters, slogans and message on safety at appropriate place around the workshop। हो गया? हिंदी में आप लिख लें कि वर्कशॉप के चारों ओर उपयुक्त स्थान पर, कार्यशाला के चारों ओर उपयुक्त स्थान पर सुरक्षा से संबंधित, कार्यशाला के चारों ओर उपयुक्त स्थान पर सुरक्षा से संबंधित पोस्टर, चार्ट, संदेश और वाक्य लिखना या लगाना। पोस्टर, चार्ट, संदेश और वाक्य लिखना या लगाना, इसी में अगला पॉइंट लिख लें, नॉमिनेटिंग सेफ्टी कमेटी, among the trainees। ये तो कहीं नहीं होता होगा, पता नहीं, ITI में होता हो, बट मैंने देखा नहीं। नॉमिनेटिंग सेफ्टी कमेटी एमंग द ट्रेनीज, यानी विद्यार्थियों में से सुरक्षा समिति को बनाना है। हाँ, इंडस्ट्रीज में तो होता ही है, बट हम इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री में तो होता ही है, हर डिपार्टमेंट से एक होते हैं। तो विद्यार्थियों से सुरक्षा समिति को बनाना, विद्यार्थियों में से सुरक्षा समिति को बनाना, विद्यार्थियों में से सुरक्षा समिति को बताना। इफेक्टिव अवेयरनेस रिगार्डिंग यूज ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट। इफेक्टिव अवेयरनेस रिगार्डिंग यूज ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट। ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स यानी सुरक्षा के उपकरणों के उपयोग का, सुरक्षा के उपकरणों के उपयोग की जागरूकता, सुरक्षा के उपकरणों के उपयोग की प्रभावी जागरूकता। इफेक्टिव है तो प्रभावी जागरूकता, सुरक्षा के उपकरणों के उपयोग की प्रभावी जागरूकता। बस लास्ट पॉइंट, और सेफ्टी शेड्यूल बढ़ता ही जाता है एक एक। सेफ्टी शेड्यूल प्रिपेयर फॉर ईच डे must be followed properly। यानी सुरक्षा का, इसे सेफ्टी शेड्यूल या सुरक्षा चक्र भी कहते हैं। सुरक्षा चक्र जो प्रतिदिन के लिए बनाया गया हो, सुरक्षा चक्र जो प्रतिदिन के लिए बनाया गया हो उसका अनुपालन करना। सुरक्षा चक्र जो प्रतिदिन के लिए बनाया गया हो उसका अनुपालन करना। सुरक्षा चक्र जो प्रतिदिन के लिए बनाया गया हो उसका अनुपालन करना। ये इंस्टीट्यूट में तो नहीं, बट आप देखें इंडस्ट्रीज में हर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का एक सुरक्षा चक्र डेली उनका जो बोर्ड होता है उस पर लिख देते हैं कि आज ये आपको स्पेशली फॉलो करना है कि ये सुरक्षा के होते हैं। तो और कोई पॉइंट हो आपके तरफ से, कोई छूट गया हो इसमें, तो आप बता सकते हैं। नहीं चलिए
दूसरा क्या है? नॉलेज और अवेयरनेस। नॉलेज और अवेयरनेस। नॉलेज और अवेयरनेस अबाउट सेफ्टी। ये तो हर चीज का जो भी आप काम करते हैं उसका प्रॉपर नॉलेज ही सेफ्टी का होता है कि जो भी आप काम करें वो सुरक्षित करें, वो एक तरीका हो जाता है। तो इसमें जितने भी हमने अभी तक बताया गया उसको आप एक जगह कर दें कि जहां केयरलेस ना हो। वर्कशॉप में या किसी इंडस्ट्री में कोई ऑपरेटर मशीन पे काम कर रहा है या वर्कशॉप में कोई ट्रेनीज इवन दो सोल्डरिंग ही कर रहा है, तो अगर वो केयरलेस हो गया, या तो केयरलेस हो जाता है या इग्नोरेंस होती है, उसे पता नहीं है कि क्या करना है, या जानता है लेकिन वो असावधानी के कारण घटना या दुर्घटना हो ही जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए मेन होता है कि जो भी तरीका है उसका आपका पता हो और उसको आप फॉलो करें। जो भी तरीका आपका है उसको आप फॉलो करें। तो मेंटेनेंस प्रोसीजर पहला तो है, जितने भी मेंटेनेंस प्रोसीजर या मेंटेनेंस शेड्यूल कह लें आप, मेंटेनेंस शेड्यूल शुड बी फॉलोड प्रॉपरली। जो भी मशीन का या है, मेंटेनेंस शेड्यूल शुड बी फॉलोड प्रॉपरली। शुड बी फॉलोड प्रॉपरली, यानी जितने भी मरम्मत के जो भी कार्यक्रम है, मरम्मत के कार्यक्रम का उचित तरह से अनुपालन करना। मरम्मत के कार्यक्रम का उचित तरह से अनुपालन करना। मरम्मत के कार्यक्रम का उचित तरह से अनुपालन करना। दूसरा, ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट्स should be in working condition. सुरक्षा के सभी उपकरण कार्य अवस्था में हों। अगर बेकार है तो उसकी मरम्मत किया जाए या उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। सुरक्षा के सभी उपकरण कार्य अवस्था में हों। सुरक्षा के सभी उपकरण कार्य अवस्था में हो। तीसरा, प्रॉपर नॉलेज ऑफ procedure to operate any machine. प्रॉपर नॉलेज ऑफ प्रोसीजर, इसमें नॉलेज ही केवल है जितना भी। प्रॉपर नॉलेज ऑफ प्रोसीजर टू ऑपरेट एनी मशीन, तो किसी मशीन को चलाने के उचित क्रम का ज्ञान। किसी मशीन को चलाने का उचित क्रम का ज्ञान। किसी मशीन को चलाने का उचित क्रम का ज्ञान। बता दें, चौथा पॉइंट आप लिख लें। हाँ, ऑपरेटिंग नॉलेज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी मापने वाले औजार को, मापने वाले औजार, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापने वाले औजार को उपयोग करने का तरीका या उपयोग करने का ज्ञान।
मापने वाले औजार को उपयोग करने का ज्ञान। प्रॉपर, ये तो पहले ही बताए थे। प्रॉपर हाउसकीपिंग, प्रॉपर हाउसकीपिंग एंड कलर डायनेमिक्स, प्रॉपर हाउसकीपिंग एंड कलर डायनेमिक्स must be followed in workshop. Proper color dynamics and हाउसकीपिंग यानी कार्यशाला में उचित सुव्यवस्था, कार्यशाला में उचित सुव्यवस्था और रंगों की गतिशीलता का पालन करना। कार्यशाला में उचित सुव्यवस्था और रंगों की गतिशीलता का पालन करना। अवॉइडिंग ऑब्स्ट्रक्शन to gangways and alleys, gangways and alleys, यानी गैंगवेज एंड एलीज कार्यशाला के, अच्छा गैंगवेज एंड एली, अवॉइडिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू गैंगवेज एंड एलीज यानी कार्यशाला के चौड़े और सकरे रास्तों पर कोई व्यवधान न हो। कार्यशाला के चौड़े और सकरे रास्ते पर कोई व्यवधान न हो। कार्यशाला के जो मेन है चौड़ा रास्ता और जो साइड में होते हैं उसे एलीज कहते हैं, चौड़े रास्ते पर कोई व्यवधान न हो। आगे आप लिख लें, नॉलेज ऑफ शॉक ट्रीटमेंट, ये कहीं सिखाया जाता है कभी, शॉक ट्रीटमेंट्स, नॉलेज ऑफ शॉक ट्रीटमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोक्यूटेड पर्सन, नॉलेज ऑफ है, सॉरी और नहीं ऑफ, नॉलेज ऑफ शॉक ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोक्यूजेट यानी जैसे बिजली के शॉक के उपकरण का ज्ञान, सॉरी बिजली के शॉक के उपचार, बिजली के शॉक के उपचार का ज्ञान, बिजली के शॉक के उपचार का अज्ञान, बिजली के शॉक्स के उपचार का ज्ञान, यूज ग्लोव्स एंड सेफ्टी शू, wherever necessary. So, ग्लोव्स और सुरक्षा के जूते जहां आवश्यक हो पहनना, इंसुलेटेड शूज होते हैं उनके, जहां इलेक्ट्रिकल पर काम करना होता है तो वहां पे इसको हम जनरली यूज करते हैं। सुरक्षा के लिए ग्लोव्स और शूज का उपयोग करना, सुरक्षा के लिए ग्लोव्स और शू का उपयोग करना, ठीक है। तो और जितना भी हमने बताया है वर्कशॉप में जो नॉलेज होना चाहिए वो सब इसमें नॉलेज आ जाएगा आपका। हाउसकीपिंग है, सुरक्षा का है, लेआउट का है, और स्टोर का नॉलेज ऑफ द प्रॉपर स्टोर, कंडेमनेशन ऑफ द आइटम्स, सेग्रीगेशन ऑफ द आइटम, POL जो मैंने बताया है, इनफ्लेमेबल एंड कंज्यूमेबल आइटम्स हैं। समय हो गया इसलिए आप लोग देखा में बोर होने लगे हैं, तो वो ये सब 5, 7, 10 आइटम अभी इसमें लिखना है, तो वो आप लोग अपने से लिख लें उसको।
जितने भी इसमें मैंने आपको लिखाया है वो सब इसमें पार्ट आ जाएगा। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं। कल कोशिश करेंगे, बस इसमें अब डिसिप्लिन रह गया और 5S थोड़ा कल खत्म हो जाना चाहिए।